उन्होंने टकराया, उन्होंने टकरा के इस मुल्क को कायम किया। तो उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो होगा कि मेरे पीछे कौन है। आपके ख्याल में उनको अंदाज़ा नहीं था मेरे पीछे कौन है? कायदे आज़म से ये भी कहा गया था कि कश्मीर पे क्यों आपने वो किया, तो उन्होंने बोला उस वक्त अगर वो मुझे एक रुमाल जितना पाकिस्तान देते सिर्फ खड़े होने के लिए, मैं वो भी ले लेता, क्योंकि अगर मेरी ज़िंदगी चली जाती है, जो ही न्यू कि वो बहुत बीमार है जी, तो ये पाकिस्तान भी नहीं हमें मिलता। लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में स्टैनली वॉलपार्ट आए हुए थे, जिन्होंने फेमस हिस्टोरियन, मेरी उनके साथ ज़रा गुफ्तगू हुई कुछ, तो मैंने उनसे कहा कि अगर कायदे आज़म, जैसे डिबेट होता था कि जी पाकिस्तान तो बनना ही बनना था, मुसलमानों ने इंडिया से अलग होना ही था, तो इसमें कायदे आज़म की शायद कोई ख़ास कमाल नहीं है। तो उसने बड़ा रिसर्च किया हुआ था, तो उसने मुझे कहा कि गालिबन पाकिस्तान ना बनता अगर जिना ना होते। हाँ, मुस्लिम फ्रेगमेंट्स में, मुस्लिम डोमिनेंस में मुल्क बन जाते या सेल्फ गवर्निंग प्रोविंसेस बन जाते, लेकिन पाकिस्तान का इकट्ठा होके कायम होना, दिस वॉज अ मिरेकल दैट ओनली कायदे आज़म कुड परफॉर्म विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी। अपनी किताब जिना ऑफ पाकिस्तान में स्टैनली वॉलपार्ट बड़ी वेल रिसर्च्ड यही पर्सनालिटी ट्रेट्स कायदे आज़म के लिखे। उसके बाद एक मौका आया, जसवंत सिंह ने अभी पिछले दिनों जो किताब लिखी, जिस पे हिंदुस्तान में बड़ा हंगामा हो गया और कहा यह गया कि हमें तो सिलेबस बदलना पड़ जाएगा अगर हमने इतना पॉजिटिव ले लिया कायदे आज़म को। तो बात यह है कि तारीख़ जो है वो तो बड़ी बेरहम होती है और उसके हक़ाइक़ और जो हिस्टोरियंस हैं वो तो लिखते रहेंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा से आ रहा हूँ कि अब हम कहाँ खड़े हैं और हमें क्या करना चाहिए। कुछ सोल्यूशंस तो दीजिए कबूल साहब। मैंने इतनी बातें आपको बातों लाइनों में कह दी हैं। नहीं, खुल के कहिए, ये ओपन फोरम है, आई नो, खुल के कहिए। मैंने कहा आपसे ना कि जिस तरह जब हम एक करारदाद मंजूर होती है, अगर हम उस करारदाद पे कायम नहीं रह सकते, हमारी अरबाब अख्तियार, चाहे वो फौज हो, चाहे वो सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर हम करारदाद पाकिस्तान पे कायम नहीं रह सकते तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं? फिर हम इस पाकिस्तान को हम कहाँ ले जा रहे हैं, किस डगर ले जा रहे हैं, अगर करारदाद को हम ओवरलुक कर रहे हैं? फिर तो शुरू से सफ़र शुरू करना पड़ेगा। देखिए, आप करारदाद पाकिस्तान को दोबारा उसका मुताला किया जाए, उसके स्पिरिट्स लिए जाएं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स ने साथ लिया, उनकी जो उमंगें थी, उन उमंगों को ऑनर किया जाए ताकि वो अपनी उमंगों के तहत अपनी ज़िंदगी बसर कर सके। पंजाबी पंजाबी रहा, वो बदलेगा नहीं। सिंधी सिंधी रहा, वो बदलेगा नहीं। बलोच बलोच रहा, वो नहीं बदलेगा। पख्तून पख्तून रहा, वो नहीं बदलेगा। बंगाली बंगाल रहा, वो नहीं बदलेगा, वो बंगाल लेके अलग हो गया। तो हम कंट्रोल करने की कोशिश एक दूसरे को क्यों कर रहे हैं? हम ऑटोनॉमी सूबों को क्यों नहीं दे रहे? क्या आप पंजाबी को ये हक नहीं है कि वो पंजाब में क्या करता है, कैसे अपनी आवाम के लिए वो क्या खिदमात पेश करते हैं? सिंध, बलोचिस्तान और NWFP ये सब अपने हिसाब से नहीं चल सकते। आप फेडरेटिंग यूनिट्स को ऑटोनॉमी दीजिए और ट्रस्ट कीजिए। जब आपके सूबे मजबूत होंगे, आपका सेंटर मजबूत होगा, खुद मजबूत हो, आपका फेडरेशन मजबूत होगी। अगर आपने सेंटर को मजबूत कर लिया तो आपके जो सूबे हैं वो फ्रेगमेंटेड हो जाएंगे और उनके अंदर वो जान और वो जो उमंग होती है साथ रहने की, वो ख़त्म हो जाएगी। आप देखिए, बांग्लादेश में ये किया हमने, ईस्ट पाकिस्तान जो था, बलूचिस्तान के अंदर हम ये कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और अभी भी हम मिलिट्री एक्शन की सोचते हैं। हम ऑपरेसिव रिजीम वहाँ करते हैं। तो किस पे आप ऑपरेशन कर रहे हैं? अब तो कुछ हमारे तो बड़े टॉप के लीडर्स हैं, अब तो वो ये भी कहते हैं कि हम सिंध कार्ड इस्तेमाल करेंगे। ये सिंध कार्ड बड़ा एक दिलचस्प सब्जेक्ट है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और ज़रा ये देखते हैं कि ये सिंध कार्ड क्या है, और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि हमारे दानिश्वरों का क्या हिस्सा रहा इस पाकिस्तान के आज तक के जो हम सूरत हाल में हैं। क्या लिखा गया, क्या कहा गया,
नौजवान नस्ल को कितना सिखाया गया, ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद करते हैं। ख़वातीन हज़रात, यूसुफ मलिक गलबुल साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ। मैं ख़वातीन हज़रात स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट और नंबर दानिश्वर जनाब यूसुफ मलिक गलबुल साहब। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी सूबाई खुद मुख्तारी की, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते मैंने एक ही सवाल किया था कि उल साहब से कि ब्रेक से वापस आके ये देखेंगे कि हमारे दानिश्वर तबके ने 62 साल में क्या किया। कबूल साहब, जब पाकिस्तान बना ट्रेजिडीज़ हुई, दोनों तरफ हुई, 20 लाख इंसान मारे गए, लेकिन इस ट्रेजिडी में हमें बहुत अच्छा लिटरेचर भी मिला। हमें मंटो मिले, हमें इसमत चुगताई मिली, राजेश बेदी मिले, अहमद अलीम कासमी मिले, फैज़ अहमद फैज़, एक पूरी लौट थी। उसके बाद आया 1971, जब हमारा आधा मुल्क टूट गया। कोई एक नुमाइंदा तहरीर इतनी बड़ी ट्रेजिडी और सानहे पे हमारे यहाँ नहीं मिल रही है। क्या डिसोन कर दिया था हमने पहले दिन से ही मशरक़ी पाकिस्तान को? देखिए ना, मेरा मुल्क टूटा, मेरा दानिश्वर, मेरा अदीब, मेरा शायर जो है वो कोई नुमाइंदा तहरीर नहीं दे सका उस पर। जब हम पहले ब्रेक से बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि करारदाद पाकिस्तान को अगर हम भूल जाएंगे तो उसके अंदर तो हम सब इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, क्योंकि आप किसी एक वक्त के हुक्मरान को तो नहीं ब्लेम कर सकते। ये तो एक तसलसल चला आ रहा है, आने वाले ने उसको करेक्ट क्यों नहीं किया? 62 साल हो गए, हम उसको करेक्ट क्यों नहीं कर पाए? इसमें हमारी पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व है। हबीब जालिब भी आए जी। हबीब जालिब ने बहुत बहुत मजबून लिखे, बहुत बोले, और इतना बोले कि वो उनको हमेशा गैग किया गया, जेल किया गया। और वो तो लोगों ने अपने पार्ट प्ले किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब कोई सुनने के लिए तैयार ना हो, एक दानिश्वर, क्यों नहीं हम सुनने के लिए तैयार हो रहे? मतलब मैं वही एक चाह रहा हूँ कि कोई रीज़न तक कहीं पहुँचा जाए कि क्यों नहीं हम तैयार हो रहे। जिस दिन आपको समझ आ जाएगी, जिस दिन आप इतने मैच्योर हो जाएंगे, जिस दिन आपको इतनी तालीम आ जाएगी कि आप अपनी ज़ातियात से निकल के अपनी जो ये आपने ग़ुलामी, जो आपने जहालत की लिबादा जो ओढ़ लिया है, इसको जब आप फेंक देंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, फिर आपको नज़र में आएगा कि ये कितनी बड़ी नेमत है और इसको हम किस तरह ठुकरा रहे हैं। कौमें आज़ादी ख़रीदती हैं, मेरे ख्याल में ये वाहिद मिसाल है कि ये कौम ग़ुलामी ख़रीदने के चक्कर में, कभी आप अमेरिका के घुटने टेक देते हैं, कभी आप IMF के आगे घुटने टेक देते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारे अंदर ही है। आपके पास सिस्टम नहीं है। सिस्टम से जो भी हुक्मरान आता है वो ये सोचता है कि मैं रात को सो के जब उठाऊं सुबह हुक्मरान बन गया, मैं मोस्ट क्वालिफाइड आदमी हूं इस पाकिस्तान की सरजमीन में, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में आ गया हूं, ऐवान इक़्तिदार में आ गया हूं मैं, तो मुझसे ज़्यादा समझदार इंसान अब कोई नहीं है। तो इसलिए वो अपने आप को एक अच्छा इकोनॉमिस्ट भी समझने लगता है, सोशियोलॉजिस्ट भी समझने लगता है, स्ट्रेटेजिस्ट भी समझने लगता है। यही होता है। और नहीं सर, सब छोड़ दें। वो अपने आप को जीनियस समझता है, कहता है सारे सवाल मुझ तक और सबका जवाब मुझसे। वो ये समझने लगता है, वो इस खुशफहमी में रहता है। जब उसके पैर के तले कालीन खींच लिया जाता है तो फिर उसके समझ में आती है क्या वो कहता है वो जी जमहूरियत को नुकसान हो गया, या मुशर्रफ साहब चले गए, उन्होंने अपना आए थे। मुशर्रफ साहब एक रोल लेके आए थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनका आना गलत था, मिलिट्री का कोई काम नहीं था सिर्फ पावर लेने को, लेकिन फिर वो अपनी चाल भूल गए, वो जमहूरियत की चाल चलने लगे। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, वो उसके शिकार हो गए। तो सिस्टम्स को फॉलो हमने किया ही नहीं कभी, इदारे हमने बनने नहीं दिए कभी। और जब तक मेरे से आप जितने भी सवाल करेंगे, घूम के जवाब, चूंकि मेरे पास एक ही इसका निचोड़ जो मैं एनालाइज कर चुका हूँ, वो ये है कि जब तक आप इनफरादियत से नहीं निकलेंगे, अपने आप से, अपनी खाल से आप निकल के बाहर नहीं आएंगे और किसी सिस्टम में अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। गबूल साहब, ये बताइए, जब पाकिस्तान बना, जैसे मैंने भी कहा, बहुत ट्रेजिडीज़ हुई, बुज़ुर्गों ने हमारे कुर्बानियाँ भी दी, लाखों लोग कटे, डिसलोकेट हुए एक जगह से दूसरी जगह,
ये सब होते होते एक मुल्क बना। वो जनरेशन जब तक जिंदा रही उसको पता था कि ये मुल्क कैसे हमने हासिल